नमस्कार। आज हम समय में पीछे चलेंगे, एक ऐसी जगह पर जो सिर्फ ईंट पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक सोच थी। ज्ञान का एक ऐसा सूरज जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैली। तो चलिए नालंदा की इस शानदार कहानी में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड के बनने से भी सदियां पहले एक वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी मौजूद थी, जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग ज्ञान की तलाश में एक साथ आते थे। क्या ऐसा सच में हो सकता है? जी हां, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये इतिहास है और उस महान जगह का नाम था नालंदा। देखिए, नालंदा कोई छोटा मोटा स्कूल या मठ नहीं था। नहीं, ये उससे कई ज्यादा बड़ा था। ये था दुनिया का पहला, सही मायनों में, इंटरनेशनल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। प्राचीन भारत के दिल, बिहार में बसा ज्ञान का एक महासागर। इसके साइज का अंदाजा लगाइए। अपने पीक पर यहां 10,000 स्टूडेंट्स रहते थे और पढ़ते थे। ये नंबर आज की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में ये कितना बड़ा रहा होगा। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि अपने आप में सीखने सिखाने वाला एक पूरा शहर था। और बात सिर्फ भारत के स्टूडेंट्स की नहीं थी। नालंदा तो एक चुंबक की तरह था, जो दुनिया भर के तेज दिमागों को अपनी ओर खींचता था। चीन, कोरिया, तिब्बत और तो और पर्शिया और सेंट्रल एशिया तक से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। सच में नॉलेज का एक ग्लोबल हब। नालंदा की आवाज यानी यहाँ का ज्ञान सिर्फ इसकी दीवारों के अंदर कैद नहीं रहा। नहीं, वो तो पहाड़ों और समुद्रों को पार करके पूरे एशिया में फैल गया। इसने पूरे कॉन्टिनेंट की सोच और कल्चर पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस महान यूनिवर्सिटी के अंदर जिंदगी कैसी थी? और सबसे बड़ा सवाल, यहां एडमिशन मिलना कितना मुश्किल था? चलिए पता करते हैं। ये बात हमें किसी और से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान से पता चलती है जो खुद वहां गया था। 7वीं सदी में एक चीनी ट्रैवलर थे, ह्वेनसांग। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि नालंदा में एडमिशन लेना भाई कोई बच्चों का खेल नहीं था। गेट पर ही जो द्वारपाल होते थे, वो इतने विद्वान थे कि बड़े बड़े मुश्किल सवाल पूछकर आपका टेस्ट लेते थे। ह्वेनसांग बताते हैं कि 10 में से 7 या 8 लोग तो गेट पर ही फेल हो जाते थे। यानी एडमिशन का सक्सेस रेट था सिर्फ 20%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कितने हाई थे। और अगर किसी तरह एडमिशन मिल भी गया तो सिलेबस देखिए जरा। यहां सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी। ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, क्राफ्ट्स, ये सब तो कंपलसरी थे। और इसके अलावा आप फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, पॉलिटिक्स कुछ भी पढ़ सकते थे। मतलब एक कंप्लीट होलिस्टिक एजुकेशन का परफेक्ट मॉडल था ये। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। ये सब बिल्कुल मुफ्त था। कोई ट्यूशन फीस नहीं, रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री। तो खर्चा कहां से आता था? उस समय के जो राजा महाराजा थे, जैसे गुप्त वंश, हर्ष और पाल वंश, वो यूनिवर्सिटी को जमीनें और पैसा दान में देते थे। सोचिए, ज्ञान के लिए ये कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट था। लेकिन जैसा कि अक्सर महान कहानियों में होता है, एक दुखद मोड़ भी आता है। और नालंदा की कहानी का सबसे काला पन्ना है उसका अंत। एक ऐसी तबाही जिसने दुनिया से ज्ञान का एक अनमोल खजाना हमेशा के लिए छीन लिया। नालंदा का दिल थी उसकी ग्रैंड लाइब्रेरी। नाम था धर्मगंज, जिसका मतलब है सत्य का खजाना। और ये सिर्फ किताबों का कलेक्शन नहीं था, बल्कि सदियों से जमा की गई पीढ़ियों की समझ और बुद्धिमानी का घर था। इस लाइब्रेरी में कितनी किताबें थीं? अंदाजा लगाइए, 9 मिलियन यानी 90 लाख से भी ज्यादा हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां। आज के डिजिटल जमाने में भी ये नंबर कितना बड़ा लगता है ना? तो सोचिए उस वक्त ये ज्ञान का कितना बड़ा समंदर रहा होगा। और फिर 12वीं सदी में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बख्तियार खिलजी की फौज ने नालंदा पर हमला किया और ज्ञान के इस महान मंदिर में आग लगा दी। वो लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी, उसमें इतनी किताबें थीं कि वो आग 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने, जरा सोचिए। उस आग में सिर्फ कागज नहीं जला, बल्कि न जाने कितनी पीढ़ियों का ज्ञान जलकर राख हो गया। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। लेकिन क्या आग किसी आइडिया को खत्म कर सकती है? शायद नहीं। नालंदा की इमारतें जल गईं, लेकिन उसकी आत्मा, उसका ज्ञान, वो जिंदा रहा। पर कैसे? चलिए देखते हैं। जब आग लगी तो बहुत से स्कॉलर्स और मॉन्क्स में अपनी जान की परवाह किए बिना जितनी हो सका कीमती पांडुलिपियों को बचाया। वो इन किताबों को लेकर तिब्बत और दूसरी दूर दराज की जगहों पर चले गए।
और इस तरह नालंदा का ज्ञान पूरी तरह से खत्म होने से बच गया। कई सदियों तक नालंदा के खंडहर दुनिया की नज़रों से ओझल रहे। फिर 19वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट ने उसी चीनी ट्रैवलर हुएनसांग की डायरी की मदद से इस जगह को फिर से खोज निकाला। और फिर देखिए 2014 में, यानी लगभग 800 साल के लंबे इंतजार के बाद, ठीक उसी जगह के पास एक नई मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी ने अपना पहला एकेडमिक सेशन शुरू किया। और इसके ठीक 2 साल बाद 2016 में पूरी दुनिया ने नालंदा की महानता को सलाम किया। यूनेस्को ने इसके खंडरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ये इस बात का सबूत है कि नालंदा सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की धरोहर है। और आज वही विरासत एक नए अंदाज में जिंदा है। जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है वो एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है। जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया समेत 17 देश इसे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही इंटरनेशनल स्पिरिट जिसने सदियों पहले नालंदा को इतना महान बनाया था। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक यूनिवर्सिटी जो 150 साल पुरानी है, वो हमें आज क्या सिखा सकती है? शायद यही कि ज्ञान की कोई सरहद नहीं होती, और आइडियाज़ को शेयर करने और बचाने की जो इंसानी चाहत है, उसे दुनिया की कोई आग नहीं बुझा सकती। ये एक ऐसी मशाल है जो हमेशा जलती रहेगी।